प्यारे बच्चों, मैं आशीष गुप्ता फर्स्ट ईयर क्लास में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, जो कि एनसीईआरटी की बुक में 15 नंबर चैप्टर है। चलिए सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप सभी ने 10th क्लास में स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी हमने उसके अंतर्गत 3 चीज़ें पढ़ी थी, मीन, मीडियन एंड मोड, यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए, समांतर माध्य को ही इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन कहते हैं और समांतर माध्य को शॉर्टकट में केवल माध्य भी कहा जाता है। ठीक, तो माध्य कहें, समांतर माध्य कहें, अर्थमेटिक मीन कहें या फिर मीन कहें, सभी का मतलब एक ही है। यहाँ चैप्टर में आपको कहीं भी समांतर माध्य नहीं लिखा मिलेगा, हर जगह मीन लिखा मिलेगा। ठीक, यानी माध्य लिखा होगा यानी मीन, तो उसका मतलब वही रहेगा समांतर माध्य। तो ये चैप्टर जो है वो हमारे पिछले 10th क्लास के चैप्टर से ही रिलेटेड है। बस यहाँ पर थोड़ा सा और नया टर्म है। तो सबसे पहले हम जरा इसके चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर आखिर होता क्या है, इसमें ये सांख्यिकी में क्या चीज़ होती है। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर डेटा है यानी कोई भी आंकड़े हैं, तो उनको अगर व्यवस्थित क्रम में हम रखेंगे तो वो आसानी से समझ में आएंगे। जैसे आप सभी लोग बुक्स का यूज़ करते हैं, तो बुक्स में सबसे पहला जो फ्रंट पेज होता है, जो अंदर पेज होता है, जहाँ पर पूरी उसकी एक समरी लिखी होती है, यानी जैसे लिखा होता है कि कौन कौन से चैप्टर इस बुक में हैं और किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक हैं। ठीक, जैसे सपोज करिए कि एनसीईआरटी की मैथ की फर्स्ट ईयर की बुक है और हमने कहा 15 चैप्टर कौन सा है, तो अब ये थोड़ी ना है कि हम बुक के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे 15 चैप्टर कौन सा है। हम वहाँ पर सीधे जो उसका फर्स्ट पेज है उसी को हम देखेंगे, वहाँ पूरी उसकी समरी लिखी कि कौन सा चैप्टर जो है वो किस पेज नंबर पे है। तो तुरंत 15 नंबर चैप्टर सांख्यिकी और किस पेज नंबर पे, तुरंत आप वो ओपन कर लेंगे। तो ये होता है व्यवस्थित क्रम, इसीलिए हम सांख्यिकी का यूज़ करते हैं। सांख्यिकी जिसमें हम आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम से लिखते हैं, यानी जिसमें हम जो भी हमारे पास डेटा मौजूद है उसको हम एक व्यवस्थित यानी वेल डिफाइंड तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि स्कूल में टीचर्स जो होते हैं उनके पास रजिस्टर होता है। अब सपोज करिए कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो टीचर को हर एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता होगी, या आधार कार्ड नंबर अब तो मांगा जाता है तो वो भी नहीं पता होगा। तो क्या करते हैं कि जो सबसे पहला पेज होता है रजिस्टर का, उस पर बहुत सारी एंट्री फिलअप होती हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो देखा होगा उसमें एसआर नंबर, यानी जो हमारा पंजीकृत संख्या होती है वो, बच्चे का नाम, बच्चे के माता का नाम, पिता का नाम, जिस विद्यालय से वो आया है उसका नाम, अब आधार कार्ड नंबर भी लिखा जाता है वो, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट, उसकी कैटेगरी क्या है ये, उसका धर्म क्या है ये, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और बहुत सारी और सब्जेक्ट, ये सब लिखा होता है। तो जैसे सपोज करिए कि मैं हूँ, मेरे पास रजिस्टर है, मेरे क्लास में बच्चे हैं, मुझसे पूछ लिया गया कि उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं कैसे, मुझे तो याद नहीं रहेगा, ना ही वो बच्चा उस दिन स्कूल आया, तो मैं कैसे बता पाऊँगा। तो इसलिए रजिस्टर मेंटेन कराया जाता है। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 2 तरीके की लाइन्स होती हैं। एक होती है हमारी क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, और एक होती है वर्टिकल यानी लंबवत। ठीक, कॉलम होते हैं। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें हम डेटा को फिल करते हैं। जैसे नेम, तो सारे स्टूडेंट के नेम कॉलम वाइज लिखे होंगे, फिर कॉलम वाइज सबका डाटा लिखा होगा। अगर पर्टिकुलर एक बच्चे का डाटा देखना होता है तो हॉरिजेंटल लाइन में हम देखते जाते हैं, यानी कोई बच्चा है, उसका नाम देखा, उसके सामने पूरी लाइन जो है यानी जो क्षैतिज रेखा है उसमें उसके बारे में पूरी डिटेल होती है, और कौन सी डिटेल पता करनी है ये ऊपर
जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें हम आसानी से देख सकते हैं। इस समय मेरे पर रजिस्टर मौजूद नहीं है, वरना उसको भी मैं आपको दिखा देता। ठीक, तो वो एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि हमारे पास व्यवस्थित रूप से, ये तो एक छोटी सी बात है, बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, वहाँ पता नहीं कितने कितने साल पुराना डेटा होता है, तो उसको व्यवस्थित क्रम से रखा जाता है जिससे कभी किसी भी साल की किसी भी दिन की सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सांख्यिका की यूज़ होता है। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बताने में, सभी को पता है, 10th क्लास में सबने पढ़ लिया है। अब मैं सीधे यहाँ पर आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा, माध्यिका पढ़ी, बहुलक पढ़ी, तीनों एक ही चीज़ें, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। तो वो जो आंकड़ा है उसका एक अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो हम बता सकते हैं। जैसे समझ लीजिए सचिन तेंदुलकर है, उसने किसी मैच में 100 रन बनाए, किसी में 50 बनाए, किसी में 10 बनाए, किसी में 59 बनाए, समथिंग इस तरीके से उसने बनाए। कभी डक पे आउट हो गया यानी 0 पे आउट हो गया, इस तरीके से उसने रन्स बनाए। और उसका अगर हम एवरेज देखें तो सब, आप जितने लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, एवरेज दिखाया गया 36। इसका मतलब क्या है कि उसने हर मैच में 36 रन बनाए ना, इसका मतलब ये है कि उसने कभी ज़्यादा बनाए कभी कम बनाए, लेकिन जो उसका एक एवरेज आ रहा है वो 36 है। ठीक, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसने सबसे ज़्यादा रन जो है वो किसके पास उसके सबसे ज़्यादा रन है, यानी उसने सबसे ज़्यादा बार कितने रन बनाए, यानी 72 रन उसने कितनी बार बनाए, ये सब वहाँ पता नहीं लगा सकते थे। इसीलिए यहाँ पर नई चीज़ पढ़ रहे हैं, मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। माध्य विचलन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो उसने रन्स बनाए वो किस रन्स के नज़दीक रहे। जैसे बहुत सारे रन्स बनाए तो ओवरऑल जो रन्स उसने बनाए वो 70 के करीब ज़्यादा रन बनाए, यानी 60, 70, 80 ये रन उसने बहुत ज़्यादा बार इसके आसपास बनाए। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं, इसलिए मीन डेविएशन का यूज़ होता है। मीन डेविएशन दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है, एक माध्य के सापेक्ष यानी मीन डेविएशन अबाउट द मीन यानी समांतर माध्य के सापेक्ष, और दूसरा माध्यिका के सापेक्ष यानी मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। सबसे पहले व्हेन गिवन डेटा इज अनग्रुप्ड, यानी जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत हैं उस समय हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, यानी जो व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे, जैसे आंकड़े दे दिए गए 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये कहलाते हैं अवर्गीकृत यानी अनग्रुप्ड। तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन का, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, ये जो हमारा मीन डेविएशन है उसका ये फॉर्मूला है MD। मीन डेविएशन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MD, मीन का M, डेविएशन का D। MD इक्वल सिग्मा मॉड x माइनस x बार अपॉन n। ये यहाँ पर जो है ये x बार लिखा है, ये x बार है यहाँ पर ऊपर, ठीक, और मॉड लगाए। मॉड का मतलब आपको समझना होगा, मॉड का मतलब है जैसे लिखा है मॉड के अंदर -6 लिखा है तो इसका मतलब है +6। ठीक, आंसर क्या आएगा +6, यानी मॉड क्या आएगा, अगर अंदर कोई सिंगल नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, मॉड का मतलब ये है। ठीक, सिग्मा का मतलब आप सभी को पता है सम होता है यानी योगफल। और ये तो पुराना फॉर्मूला ये सभी को पता होगा कि जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड होता है उस समय मीन यानी x बार, मीन को क्या लिखते हैं x बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा x बटे n। x बार क्या है, मीन है यानी माध्य है, और n क्या है, टोटल टर्म यानी कुल पद, जितने भी टर्म दिए गए हैं वो। दूसरा हमारा फॉर्मूला है व्हेन गिवन डेटा इज अनग्रुप्ड बट क्लास इंटरवल नॉट गिवन, यानी आंकड़े अवर्गीकृत हैं, वर्गीकृत, जब आंकड़े वर्गीकृत हैं परंतु वर्ग अंतराल जो है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है वो नहीं दिया गया है, उस समय क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये हमारा हो गया MD इक्वल सिग्मा F इंटू मॉड x माइनस x बार अपॉन सिग्मा F। F सभी को पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है यानी बारंबारता होती है, और उस समय x बार का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F।
तो देखिए माध्य निकालना यानी मीन निकालना पिछले क्लास में पढ़ा, ठीक। अब केवल नई चीज़ है ये फॉर्मूला और आगे निकालना, ठीक। फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इसमें इस पूरे चैप्टर में केवल फॉर्मूला याद रखना है और आपकी जो बेसिक चीज़ है यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। यानी यहाँ पर सब कुछ काम कैलकुलेशन का है। और बहुत ध्यान रहे यहाँ पर बगैर कैलकुलेटर के आपको सब कुछ करना है। अगर आपने कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप करना है क्वेश्चन, भले आज समय लगे लेकिन कल को आसानी से लग जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन निकालना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? मीन के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। आज मैं केवल मीन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, कल मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो मीन के सापेक्ष यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंकड़े क्या दिए? 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। तो टोटल टर्म कितने हैं? 8। तो n कितना हो गया? 8। मीन यानी माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? x बार इक्वल सिग्मा x अपॉन n। यानी जितने भी डेटा दिया गया है सबको ऐड करके और डिवाइडेड बाई टोटल टर्म यानी 8, यानी 80/8 यानी 10। तो x बार आ गया 10। इतनी चीज़ हमारी पिछले साल की थी, कोई नहीं। अब मीन डेविएशन देखेंगे। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर डेटा कैसा है? अनग्रुप्ड, यानी कॉमा लगा के सब लिखे हैं तो अनग्रुप्ड हुआ। तो फॉर्मूला हो गया एम डी इक्वल सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब देखिए एक्स माइनस एक्स बार यानी जो भी हमारा यहाँ पर डेटा दिया गया है, जितना भी ये डेटा दिया गया है, ये जो भी नंबर दिए गए हैं, इसमें से एक्स बार यानी कितना? 10, इसको माइनस करते जाना है। और मॉड का मतलब है पॉजिटिव। तो देखिए पहला क्या है? 4, 4 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 10 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 17 माइनस 10। और मॉड के अंदर लिखना है। जैसे मॉड में लिखा है 4 माइनस 10, ये मॉड में लिखा है 4 माइनस 10, तो माइनस का 6 आया मॉड में, ठीक। इसी तरह से सब ये आ गया। आगे देखते हैं। तो देखिए मॉड के अंदर -6 आया, मॉड हटा +6 हो गया। मॉड के अंदर -3 आया, मॉड हट गया +3 हो गया। इस तरीके से सारी वैल्यू। और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड हटेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। अब इन सभी को ऐड कर लिया, 24 हो गया और डिवाइडेड बाई 8 यानी MD यानी माध्य विचलन कितना आ गया? 3। तो ये माध्य विचलन हमारा यानी समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन अबाउट द मीन इक्वल कितना आया? 3 आया, ठीक। इसका मतलब जो भी डेटा दिया गया है उसकी जो भी रेंज है वो 3 के अप्रॉक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है जब डेटा हमारा ग्रुप्ड होगा। ग्रुप्ड पता ही है, जिसमें टेबल दी गई होती है, x यानी जो डिजिट्स हैं वो, और f यानी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये ऊपर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर x की वैल्यू और f की वैल्यू दी गई है। अब हम टेबल बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको इतनी टेबल केवल बनानी है, इतनी टेबल पहले बनाएंगे। तो x लिख लिया जो दिया था क्वेश्चन में, f लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया था, f को जोड़ दिया, सिग्मा fx कितना हो गया? 25। फिर f और x की मल्टीप्लाई करते गए और उनको ऐड कर लिया तो सिग्मा fx की वैल्यू हो गई 350। अब हम निकालेंगे मीन। इतना करने के बाद निकालेंगे मीन। तो x मार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, क्योंकि डेटा हमारा ग्रुप्ड है। तो सिग्मा fx कितना? 35 अपॉन सिग्मा f कितना? 25। x बार कितना आ गया हमारा? 14। इतना काम हम पहले करेंगे, यानी इतनी टेबल बनाएंगे जितनी टेबल है और x बार की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम आगे की 2 टेबल बनाएंगे। तो देखिए अगली टेबल बनाएंगे ये x माइनस एक्स बार की। तो x हमारा क्या है? ये 5, 10, 15, 20, 25। इसमें से x बार घटाते जाएंगे तो 5 माइनस 14, ठीक। तो माइनस का 9 आएगा मॉड में, प्लस का 9 लिखेंगे। इसी तरह से 10 माइनस 14 -4 आएगा, प्लस का 4 लिखेंगे, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस आएगा, मॉड हटेगा प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हम ये वाली टेबल बना लेंगे। फिर अगली टेबल बनेगी ये वाली, f इंटू मॉड x माइनस एक्स बार, यानी जो f है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे
मॉड x माइनस एक्स बार से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से, यानी f की मल्टीप्लाई करनी है मॉड x माइनस एक्स बार से। ये चीज़ ध्यान रहे, जल्दबाजी में कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बिगड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब तो फिर इसको क्या करेंगे, अब हम f की मल्टीप्लाई, देखिए f ये हमारी टेबल है, ये ध्यान रहे, और ये x माइनस एक्स बार वाली है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की 9 से मैंने लिख दिया इधर, तो इतनी वैल्यू आ गई। इनको ऐड कर लिया, वो सिग्मा f इंटू मॉड x माइनस एक्स बार आ गया, कितना 158। अब मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा f इंटू मॉड x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा f। तो इसकी वैल्यू 158 और सिग्मा f की 25 डिवाइड किया तो 6.32 आंसर आ गया। यानी जो हमारा एमडी है यानी मात विचलन है वो कितना आएगा, 6.32। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो बिल्कुल सेम इसी बेस पे जो है वो 2 क्वेश्चन मैंने ये सामने दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लगाइए और आंसर जो है वो भी मैंने नीचे लिख दिया है कि एक्स बार कितना आएगा, एमडी कितना आएगा, दूसरे में एक्स बार कितना आएगा, एमडी कितना आएगा। इसमें केवल आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है कि कौन कौन सी टेबल बननी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, और हमारी जो बेसिक चीज़ है यानी मल्टीप्लाई करना हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, अभी जब क्वेश्चन हमारे पॉइंट में आएंगे तब मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिलहाल इतना मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप तैयार करिए, और कल जो है वो हम लोग मीन के सापेक्ष आज हम लोगों ने पढ़ा, कल जो है वो मीडियन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन के बाद जो है अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें जिस तरीके की मैथ या फिर रीजनिंग आती है उसकी वीडियोस जो हैं वो भी अब मेरे चैनल पे जल्दी ही आप सभी को उपलब्ध होंगी। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के बाद, इंटर के बाद जब भी कर रहे हैं, तो वो भी इन वीडियो को अच्छी तरह से देख के और तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।